हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ नमक का अध्ययन करेंगे। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे रज़िया सज्जाद ज़हीर ने लिखा है। इस कहानी को पढ़ने से पूर्व हम लेखिका का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर उर्दू की प्रसिद्ध कहानी लेखिका है। 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर में इनका जन्म हुआ। जर्द गुलाब इनकी प्रमुख रचना है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इनकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। 18 दिसंबर सन 1979 को इनका देहांत हो गया। तो ये था लेखिका का संक्षिप्त परिचय। अब हम कहानी का परिचय जानेंगे। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक। भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के वीर स्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। वीर स्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैरकानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी है और मजहबी आधार पर लोग इन सीमाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीर पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई है। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहद एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है कि क्या धर्म और मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए जो लोग हैं, उनकी पीढ़ी, उनके दिलों में अपनी जन्मभूमि के प्रति गहरा लगाव है, उनके ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। क्या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद बनी रहेगी? अब तक हमने कहानी का परिचय देखा, तो आइए अब हम इस कहानी का सस्वर वाचन करते हैं। उन सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी कि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में अपने घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा था। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया और जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने एक दो बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है।
फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफ़िया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियों पर उनका बस न चलता था कि बिछुड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों, अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी यह समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का ही नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बखेर देंगे कस्टम वाले, कानून। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी या छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भैया तो आप बहुत ही गलत बात करेगी, कानून। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं ड्यूटी ना करे? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले। कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई चीज़ या ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ, आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह होती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंख से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सारा सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिरतस बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते, फिर वायदा करके झुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनोआ की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनोआ के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी और ना ही देखी जा रही थी।
उधर से केले, इधर से कीनो, सब ही तो ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अपनी अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहरोट ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा था एक घना चंपा का दरखत। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उनसे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग कभी नहीं आ सकते। उन सब के और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा है। इकबाल पाकिस्तानी कवि है, सारे जहाँ से अच्छा गीत भी लिखा है इन्होंने। लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म हवा, उस हवा में रची हुई मोल सिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनों से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनों जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुआ की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुआ के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक चिरचिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती है। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बातें ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छे से लपेटा और ख़ुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसू और ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमी थी, एक ज़बान थी, एक सी ही सूरत और लिबाज, एक सा वो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों देश के हाथों में थी। अमृतसर से कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था। वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हुए हिचकिचाई। वे मुस्कराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले से ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाई और नजरुल इस्लाम, ये बंगाली कवि हैं। इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेज़ी में कुछ धुंधले शब्द थे, शम्सुल इस्लाम। ये भी बंगाली कवि है। की तरफ से सुनील दास गुप्त को, प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम बचपन से ही पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आए थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने दोस्त, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और ख़ुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, नमक जैसे नमक यहाँ भी होता है,
पर हमारे यहाँ के डाब की तो बात ही कुछ अलग है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। सफ़िया ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि जिन कस्टम अधिकारियों से वह मिली, उनकी बातें सुनी, उन्हें जाना, तो यही पाया कि जहाँ जिस देश में वो रह रहे हैं वे उस देश के तो निवासी है ही, मतलब, और जहाँ जो उनका मूल स्थान है वहाँ से भी उनका लगाव कम नहीं हुआ। इस कहानी में लेखिका ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा है। हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ था उससे तो आप लोग सभी भली-भांति परिचित हैं। जो आज हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, वे आज़ादी से पूर्व भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो जो लोग, ये देश अलग होने के बाद लोग इधर उधर जाकर के बस गए हैं, वे जो उनके मूल स्थान है वहाँ को नहीं भुला पाए। तो ये थी आज की हमारी कहानी नमक। आशा है आपको समझ आई होगी। इस कहानी को अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। विभाजन के समय वाली जो पीढ़ी थी वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए भावात्मक रूप से जो इन देशों का जो लगाव है वो पहले की अपेक्षा कम हो गया है।